हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये 550 पेज की जो पीडीएफ है वंदरवा के लिए वो चाहते हैं तो hereimkp@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। यूपीआई आईडी हमने मेंशन कर दिया, वन टाइम पेमेंट करके आप पूरी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी कि एफसीए 1980 भारत की संसद के द्वारा एक पारित अधिनियम है जो वन और इसके संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करता है। और यह लागू कब हुआ था? डेट याद रखें, सन याद रखें, 25 अक्टूबर 1980 को यह लागू हुआ था। और इसमें कितनी धाराएं थी? तो 5 धाराएं थी। वन क्षेत्रों की रक्षा के लिए सबसे पहले कानूनी मसौदा में भारतीय वन अधिनियम 1865 था, अंग्रेजों के जमाने का, 1865। उसके बाद भारतीय वन अधिनियम 1927 से इसको रिप्लेस कर दिया गया। और 1927 जो अधिनियम था, एफसीए 1927 यानी कि भारतीय वन अधिनियम 1927, उसमें अंग्रेजों को लकड़ी और वन सेवाओं पर टैक्स लगाकर जनजातीय गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया गया था। यानी कि अंग्रेजों ने लकड़ी और वन सेवाओं पर टैक्स लगा दिया, और जो मुफ्त में जनजातियां थीं या वनों पर आश्रित जो लोग थे, वो वनोपज का जो फायदा उठाते थे उन पर सब पर लगा दिया गया टैक्स। अंग्रेजों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 बनाया गया था। सबसे पहले 1865 में भारतीय वन अधिनियम बना था। 1980 में वन संरक्षण अध्यादेश लाया गया और बाद में अध्यादेश को पारित करके अधिनियम बना दिया गया। सबसे पहले उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के उद्देश्य क्या हैं? वनों की अखंडता और क्षेत्रों को संरक्षित करते हुए वनों के साथ साथ वनस्पतियों, जीवों और अन्य विविध पारिस्थितिकी घटकों की रक्षा करना इसका लक्ष्य है। इसके अलावा वन जैव विविधता से हो रहे नुकसानों को रोकना और वन भूमि को कृषि, चराई या किसी अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए परिवर्तित होने से रोकना भी इसके लक्ष्य है। अब विशेषताओं की बात करें, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की विशेषताओं की बात करें तो अधिनियम राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरणों को केंद्र सरकार की अनुमति के बिना स्वयं से निर्णय लेने से रोकता है। इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए यह केंद्र सरकार को पूर्ण अधिकार दे रहा है। किसको? केंद्र सरकार को। और अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में जुर्माना भी लगाता है। इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम में एक सलाहकार समिति होती है जो वन संरक्षण के संबंध में केंद्र सरकार की मदद करती है। अब वन संरक्षण अधिनियम 1980 की महत्वपूर्ण धाराओं की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कुल 5 हैं, ये भी पूछा जाता है। खंड 1 है शीर्षक व कार्य क्षेत्र। 1980 जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो अभी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। तो खंड 1 में क्या है? संक्षिप्त नाम है, विस्तार और प्रारंभ है। इसके अलावा खंड 3 में भाग 3 में है सलाहकार समिति का गठन, भाग 4 में है नियम बनाने की शक्ति, और भाग 5 में निरसन और व्यावृत्ति, यानी कि उसको हटा देना किसी पार्ट को। अब बात कर लेते हैं वन संरक्षण नियम 2022 में कुछ प्रस्ताव दिए गए थे। हालांकि इसको नया नियम बनाया नहीं गया, अभी 1980 वाला चल रहा है। तो उसमें प्रस्ताव ये था कि समितियों का गठन किया जाए और क्षतिपूर्वक वनीकरण किया जाए, यानी कि जहाँ पर से दोहन हो रहा है, यहाँ पर जहाँ पर से नुकसान पहुंच रहा है वहां पर फिर से आपको एफॉरेस्टेशन करना है। इसके अलावा निजी वृक्षारोपण की अनुमति का भी प्रस्ताव दिया गया था, और वनों की कटाई और माइनिंग के लिए अब ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक नहीं थी, ऐसा भी प्रस्ताव दिया गया था। इसके अलावा वनों में निर्माण कार्य की अनुमति जैसे रेल वगैरह है उसका भी प्रावधान वन संरक्षण नियम 2022 के प्रस्ताव में किया गया था, जो कि पारित नहीं हुआ। अब बात कर देते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की। तो 1980 का अधिनियम दिनांक आप समझ लीजिए 27 दिसंबर 1980 वाला ये लिखा है। तो इसमें क्या लिखा है? वनों के संरक्षण तथा उससे संबंधित तथा उससे अनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। तो आपको ज़्यादा अकल नहीं लगाते हैं। सबसे पहले भाग 1 देख लेते हैं। 5 भाग हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। क्या है संक्षिप्त नाम में? इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है वन संरक्षण अधिनियम 1980, और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में। अब आप कहेंगे इसमें 370 हट गई, हाँ अभी भी ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, और यह 25 अक्टूबर 1980 को प्रवृत्त किया हुआ यानी कि जारी किया हुआ माना जाएगा। भाग 2 में लिखा है वनों के अपक्षारण या वन भूमि के वनेतर प्रयोजन के उपयोग पर प्रतिबंध, यानी कि वनों के अलावा अन्य तरीके से वन भूमि के उपयोग के बारे में इसमें विवरण है कि कैसे ये रोक है। यानी कि किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी के बात होते हुए कोई राज्य सरकार या प्राधिकारी या निर्देश करने वाला कोई, देखिए आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा है, तो क्या होगा
पूर्व अनुमोदन किसके लिए चाहिए कि यदि कोई आरक्षित वन है तो या उसका कोई प्रभाग आरक्षित नहीं रह जाएगा। नंबर 2 कि किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी वनांतर प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, तब भी ये स्थिति हो जाएगी। देखिए आपको कोई अकल नहीं लगानी, सिंपल सा। भाग 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ याद कर लेना। भाग 2 है वनों के अपक्षारण या वन भूमि के वनेतर, यानी कि वनों के इतर जंगल के अलावा अन्य तरह के प्रयोजनों के उपयोग पर रोक के लिए है। वनेतर प्रयोजन का मतलब हो गया चाय, कॉफी, मसाले, रबड़, पाम तेल वाले पौधे, उद्यान, कृषि फसलों और औषधि पौधों की खेती के लिए, और पुनर्अवरोहण से विभिन्न प्रकार के किसी प्रयोजन के लिए। 2 काम है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को अपील, यानी कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात धारा 2 के अधीन राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी किसी आदेश या विनिश्चय से व्यथित है, यानी कि परेशान है, उसको समस्या है, वह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपील भी फाइल कर सकता है। भाग 3 हमने बताया था सलाहकार समिति के गठन से संबंधित है, यानी कि केंद्र सरकार निम्नलिखित के बारे में उस सरकार को सलाह देने की एक समिति का गठन कर सकेगी, जो इतने व्यक्तियों से मिलकर करना होगा जितने वो ठीक समझें। धारा 2 के अधीन अनुमोदन का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा वनों के संरक्षण संबंधित कोई अन्य विषय जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देशित किया जाए। इसके अलावा बात करें 3 हो गया सलाहकार समिति का गठन, 3 का हो गया अधिनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति, यानी कि जो कोई धारा 2 के उपबंधों में किसी का भी उल्लंघन करेगा, वह उल्लंघन का दुष्प्रेषण करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 15 दिन तक हो सके उसको दंड दिया जाएगा। इसके बाद करें प्राधिकरणों और सरकारी विभागों द्वारा अपराध, वो 3 खा में लिखा है, जहां पर इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाए जहां विभागाध्यक्ष, और दूसरा है किसी प्राधिकरण द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस प्राधिकरण के कारोबार के संचालन के लिए उस प्राधिकरण का प्रत्यक्ष रूप से भारसाद, यानी कि उस पर सारी जिम्मेदारी थी और उसके प्रति उत्तरदायी थी, और साथ साथ वह प्राधिकरण भी उसके लिए उत्तरदायी होगा। इतना अकल नहीं लगानी है। और नंबर 4 है नियम बनाने की शक्ति, यानी कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी, यानी कि। और 5वां निरसन एवं व्यावृत्ति, यानी कि वन संरक्षण अध्यादेश 1980 का 17 को इसके द्वारा निरसित किया जाता है। ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस नियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई समझी जाएगी। कुल मिला के आपको फालतू की अकल नहीं लगानी है, सीधे सीधे समझ जाइए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की बात तो भाग 1 में पार्ट 1 धारा जो 5 हैं उनमें संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। इसके अलावा भाग 2 में वनों के अपक्षारण या वन भूमि के वनों के अलावा प्रयोजन के उपयोग पर रोक लगाने से संबंधित है। भाग 2 का राष्ट्रीय हरित आयोग को अपील, यानी कि एनजीटी को अपील का अधिकार देता है। भाग 3 में सलाहकार समिति का धारा 3 सलाहकार समिति का गठन से संबंधित है, और 3 का है अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन से शास्ति, यानी कि सजा। इसके अलावा 3 खा है प्राधिकरणों और सरकारी विभागों द्वारा अपराध, और नंबर 4 है नियम बनाने की शक्ति, और नंबर 5 है निरसन और व्यावृत्ति। ये पार्ट हो गए। इसके अलावा अगले वीडियो में बात करेंगे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। PDF चाहिए तो मैंने आपको पहले बता दिया, hirimkp@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।